जब चलने वाले हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। तो मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आपको बस इतना से याद रखना है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और जब नॉन मेटल जाएगा तो वो भी सेम काम करेगा। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वो आपका बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ी जगह का मैं थोड़ा नॉन मेटल ऑक्साइड लिखा है ना, समझ लेना। ओके, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल ऑक्साइड बन रहा है और नॉन मेटल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब आपको अगर ये इतनी सी लाइन अगर आपको याद रहती है तो फिर आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना आपको बेसिकली याद रखना है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से मेटल ऑक्साइड बनता है और नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। बाकी जो काम है आपने मेटल्स की लिस्ट याद कर ही लिया ऑलरेडी और आपको फॉर्मूला बनाना आता ही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। आप कोई भी मेटल लो, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ और आपको मेटल ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला आपको तैयार मिल जाएगा। आप मैग्नीशियम लो तो आपको मिल जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो क्या बनेगा MgO। आप एल्यूमिनियम लो, उसकी वैलेंसी आपको पता है 3 होती है तो क्या बनेगा Al2O3। तो नॉन मेटल केस में ये होगा, आप कार्बन लीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आप सल्फर ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओ, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आप इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं वो सब देख सकते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड हैं, तो आपको समझ में आएगा कैसे बनते हैं और ये क्या बनाते हैं बेसिकली, राइट। अब इनके एक बार हम लोग जो हैं इनकी जो नेचर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनके कौन से नेचर हो जाते हैं। नेचर से मेरा मतलब है एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। आप एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि बेसिकली ये किस तरह के एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्या होता है जब कोई चीज एसिड होती है या फिर बेसिक प्रॉपर्टी को शो करती है। तो मेटल ऑक्साइड से मैं बात करता हूँ तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये चीज आपको याद करनी है, आप इसको नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, तो ये दोनों चीजें आप याद कर लीजिए। मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, राइट। तो अब बेसिक प्रॉपर्टी और एसिडिक प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आप इनके अंदर वाटर मिक्स करोगे, वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराओगे ऑक्साइड्स की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा और वहां आपको मिलेगा एसिड। जैसे कि आप Na2O लेते हो, Na2O क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। जब आप इसके अंदर पानी मिक्स करते हो या इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, पानी के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलेगा NaOH। देखिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज को, तो बैलेंसिंग का स्पेशल ध्यान रखो। इसको एक एक्सरसाइज की तरह ले लो कि आपको हर एक रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, इसको पानी के साथ रिएक्शन कर लो, आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। नॉन मेटल केस में जब एसिडिक होता है तो अब जो आप लेते हो, जैसे आपने CO2 लिया और साथ में वाटर लिया, तो फिर क्या मिलना चाहिए बताओ, गैस करो गैस करो। यस ऑफ कोर्स, आपको मिलना चाहिए एसिड। आप सही हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपको एसिड मिलना चाहिए। तो यहाँ जो एसिड मिलेगा उसका नाम होगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वही अगर जैसे SO2 को आप लेते हो और साथ में अगर आप रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ तो आपको मिलेगा H2SO3 सल्फोनिक एसिड, राइट। तो यहाँ पर आपने समझ लिया अच्छे से कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ जब मिलाते हो, रिएक्ट करवाते हो तो वो आपको बेस प्रोड्यूस करके देते हैं, वहीं नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एसिड प्रोड्यूस करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, अभी तक हमारे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उसकी डेफिनेशन एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग उसकी रिएक्शन से आगे बात करेंगे कि उसकी रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो वो जो चीज है इसके लिए बात कर रहा हूं उसका नाम है एम्फोथेरिक ऑक्साइड, एम्पो। ओके, तो
तो क्या होते हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो एम्फो जो वर्ड है वो आपका है एम्फीबियन, ठीक है। एम्फो वर्ड जो है उससे रिलेटेड एक वर्ड होता है एम्फीबियन, आपने सुना होगा, यानी कि वो जानवर जो कि पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, दे आर नोन एज एम्फीबियंस, राइट। अब ये जो एम्फो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ। तो आप कुछ कुछ अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, ड्यूल नेचर शो करते हैं, दे आर एक्चुअली शोइंग ड्यूल नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ड्यूल नेचर? इट्स मीन दे आर शोइंग as basic and acidic, both type of natures when they are reacting with anything, any substance, any chemical, right? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। जब आपने एसिड बेस पढ़ा था तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम प्यार से एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड बेस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, राइट। तो यहाँ भी वही चीज होगी। जब कोई आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेते हो, जैसे सपोज करो मैंने Na2O लिया और मैं उसके किसी भी एक एसिड के साथ, क्योंकि ये तो बेसिक नेचर का होता है, और जब मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ उसकी, तो क्या होता है, तो ये होता है कि Na जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और ये दोनों मिलकर क्या करा लेंगे, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो ये मिलकर बना लेंगे NaCl जो एक सॉल्ट है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बचेगा इसके पास, ये इसको इकट्ठा करके बना लेगा वाटर, राइट। तो ये आपका बन जाएगा, ये हो गई है बेस प्लस एसिड के मिलने से बना सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म हो चुकी है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेते हो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जो एग्जांपल्स थे मैं आपको बता देता हूँ, जितना आपको समझ में आएंगे मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके बेसिकली जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो होता है आपका जिंक ऑक्साइड, राइट। जिंक ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि एसिड और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, साथ में कौन आ रहा है उसके हिसाब से। तो जब आप ZnO के साथ कोई एसिड लेके आओगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स ये रिएक्शन करेगा, ZnCl2 बनाएगा, साथ में आपका H2O बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ZnO के साथ में जब कुछ इस तरह के बेसिस भी होते हैं, जैसे आप NaOH लेके आते हो तो क्या होगा, तो ZnO के साथ जब आप NaOH लेके आओगे तब भी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और ये एक स्पेशल तरह का एक सॉल्ट बनाएगा जिसका नाम होगा Na2ZnO2, ठीक है। साथ में आपकी वाटर जो है फ्री होने से होना है, तो मैं इनको प्यार से बोलता हूँ डबल मेटल सॉल्ट। डबल मेटल सॉल्ट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये दो मेटल्स जो होते हैं वो एक साथ आने पर, मतलब इस सॉल्ट में दो मेटल है जो कभी एक साथ आते नहीं है, तो इसके बहुत कम केसेस हैं, तो आपको इनको क्या याद ही करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा अलग से, आपको याद करना पड़ेगा। आप इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, जिसको ड्यूल नेचर वाले भी बोला जाता है। ये साथ में कौन आ रहा है, तो आपने ZnO के लिए देखा HCl जो साथ में आया तो इसने तो भी रिएक्शन कर ली, NaOH आया तो भी रिएक्शन कर ली, यहाँ पर वो एज ए बेस काम कर रहा है, यहाँ पर वो एज ए एसिड जो है वो काम कर रहा है। तो जब मैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो थी उसके बात हम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे तीन चीजें समझी हैं। पहली चीज, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन तो क्या होता है, किस नेचर के होते हैं। नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है और वो किस नेचर का होता है। और साथ में एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं लेकिन इतना जरूर होता है कि इसकी डेफिनेशन और उसके जो एग्जांपल हैं। इसका एक और एग्जांपल आप याद कर लीजिए, Al2O3, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये भी एग्जांपल है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इससे आपका जो ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो है पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटल की जो मेटल और नॉन मेटल की जो केमिकल रिएक्शंस थे उनकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पर, कैसे काम करता है, कैसे होता है,
ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पड़ेगा। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है। सीरीज मतलब जिसमें कोई चीज अरेंज्ड हो एक के बाद एक। तो एक मेटल की सीरीज होती है जिसके अंदर बहुत सारे मेटल जो हैं वो एक लाइन में अरेंज होते हैं उसकी उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सबसे ऊपर होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होगा सबसे नीचे होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको भी एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख के दिखाई है। दिस केम इज पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। वैसे भी जो एक जिनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दो वाले उससे कम, तीन वाले उससे कम। फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं वो उनसे भी कम होते हैं, और उसके बाद में जो नेटिव एलिमेंट्स हैं उनका नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके नीचे सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। तो ये आपके हो गए 1। अब यहाँ पर जब इन तीनों की बात करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और ये बाकी जो है ये लो रिएक्टिव होते हैं, और ये वाले तो वाटर के साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाते, इतने कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो उसको याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग निमोनिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओके, तो रिएक्शन विद वाटर के सबसे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद भी रखना पड़ेगा आपको, और साथ में आपको उसको समझ में तो आ गया होगा क्योंकि बता दिया मैंने आपको कि रिएक्टिविटी के हिसाब से है। तो जो ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है, याद आपको करना है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ भी जो है वो रिएक्शन कर डालते हैं, और कोल्ड वाटर से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, क्योंकि H2 अगर आप ले रहे हो तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस ही बनाएंगे। ओके, ये आपका बन गया KOH, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्री होती है। यानी कि जब मैं रिएक्शन करता हूँ किसी मेटल की वाटर के साथ तो क्या बनता है, बेस बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। तो आप चलो साइड में लिख भी सकते हो कि मेटल प्लस वाटर से बनेगा आपका बेस, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्री होती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ भी हो जाएगी, Na के साथ अगर आप वाटर लोगे, कोल्ड वाटर से काम चल जाएगा, तो NaOH बनेगा, NaOH फॉर्म होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस फ्री होगी। जब मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये रिएक्शन बहुत विग्रस होती है। विग्रस मतलब बहुत तेज रिएक्शन होती है। तो होता क्या है कि जब जैसे मान लो मैंने कोई पानी की कोई भी कुछ लिया, कोई भी एक बर्तन लिया, उसमें मैंने पानी ले लिया, और इस पानी के अंदर मैंने क्या किया कि मान लो कि सोडियम का या पोटेशियम का टुकड़ा उसमें गिरा दिया। तो जब मैंने यहाँ पे गिरा दिया है टुकड़ा, तो ये टुकड़ा क्या करेगा, ऊपर तैरता है, डूबता नहीं है, मतलब अंदर ही चला जाता, सिंक नहीं होता है, ये फ्लोट करता रहता है ऊपर। तो जब ये फ्लोट करेगा तो इसके साथ क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी, रिएक्शन परफॉर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। साथ में क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट भी रिलीज होती है। तो आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो कि हीट रिलीज होती है। ठीक है, इस रिएक्शन के परफॉर्म होने पर, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, और ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये हाइड्रोजन गैस को जला देती है, तो ये बर्न होनी शुरू होती है। जब ये बर्न होती है तो ये इसके आसपास बर्न हो रही है, सोडियम या पोटेशियम में जो भी वो टुकड़ा है छोटा सा जो आपने लिया है पानी के अंदर, उसके आसपास बर्न हो रही है, तो वो सोडियम या पोटेशियम जो टुकड़ा है वो भी क्या होता है, आग पकड़ लेता है, राइट। और इस तरह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वो सोडियम या पोटेशियम का टुकड़ा है वो जलना शुरू कर देता है। तो यानी कि ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि ये सोडियम या पोटेशियम के अंदर आग लग जाती है। यानी कि अगर आप पानी का कोई छींटा ही मारोगे, सपोज करो सोडियम पोटेशियम आपने पानी का छींटा मार दिया, तो भी मतलब वो आग पकड़ सकता है। या ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको खुले में अगर आपने रख दिया तो हो सकता है एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो उससे भी रिएक्शन करके क्या कर सकता है, आग पकड़ सकता है। तो कई सारे आपने जैसे मैजिक वगैरह देखे होंगे कि किसी मतलब कोई ओम बूम बूम करके और वो ऐसे कुछ मारा पानी के छींटे और उसका नाली के अंदर आग लग गई,
तो कैसे लगी वो आग, क्योंकि हो सकता है कि वो नारियल जो था उसके अंदर उसको पोटेशियम के साथ डिजोल्व करा हो या पोटेशियम ऊपर फैला रखा हो, और जो पानी की छींटे उससे मारी जाते हैं तो रिएक्शन होती है, उससे आग पकड़ लेता है, और आग से क्या होता है नारियल भी आग पकड़ लेता है। तो नारियल सूखा होता है ना, सूखा नारियल जो लेते हैं हम लोग, तो ये चीज़ इस तरह से हो सकती है। तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि पोटेशियम और सोडियम की जब रिएक्शन होती है ठंडे पानी के साथ तो हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। इस हाइड्रोजन के फ्री होने के बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी जनरेट होती है, और ये जब हीट जनरेट होती है इसकी वजह से ये होता है कि जो भी बर्तन आपने लिया है, जो भी बर्तन वहाँ पर रखा हुआ है आपके पास में, उस बर्तन के अंदर क्या होता है कि आग लग जाती है उस मटेरियल के अंदर, उस जो भी सोडियम पोटेशियम का टुकड़ा है उसको आग पकड़ लेगा और बहुत तेज़ी से रिएक्शन परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, बहुत भी ज़्यादा। तो हर वक्त ये रिएक्शन और ज़्यादा तेज होती रहेगी, ये जब तक होती रहेगी जब तक कि ये सोडियम पोटेशियम जो है बचा रहेगा। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा या फिर पानी का हट गया, पानी खत्म हो गया तो ये रिएक्शन रुक जाएगी, आग बुझ जाएगी। ओके, जब मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम की रिएक्शन भी क्या होता है ठंडे पानी के साथ हो सकती है, लेकिन कैल्शियम के साथ एक थोड़ी सी अलग कहानी है। कहानी ये है कि ये ऊपर फ्लोट नहीं करता है, ये नीचे डूब जाता है। तो जब इसको लोगे, सब छोटा सा बना रहा हूँ मेरे साइड में, अभी आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो जब मैं इसको लेता हूँ तो ये क्या होता है, ये फ्लोट नहीं होता है, अंदर सिंक हो जाता है। जब ये सिंक होता है तो सिंक होने के बाद क्या होता है कि नीचे है। ओके, तो अब यहाँ से क्या हाइड्रोजन गैस तो फ्री होगी, लेकिन एक तो क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस आराम आराम से फ्री होगी, थोड़ी धीरे धीरे, ठंडी भी हो गई है, तो इतनी हीट वहाँ पर है नहीं जितनी हीट होनी चाहिए। तो इस हीट के नहीं होने की वजह से क्या होगा कि रिएक्शन इतनी वायलेंट नहीं होती है, और ये जो है बहुत आराम आराम से ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता रहता है, साथ में हाइड्रोजन फ्री होती रहती है, पर यहाँ पे आग नहीं लगती बस, ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस होगी हुई है, बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो ये इसके अंदर कैल्शियम था वो सिंक हो जाता है नीचे और आग नहीं लगती है, बाकी इन दोनों के अंदर में क्या वो ऊपर जो है फ्लोट होता रहता है और आग भी लग जाती है। मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो इसको गर्म करने के लिए, इसको रिएक्शन करने के लिए आपको हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी आपको गर्म पानी लेना पड़ता है, कोल्ड वाटर के साथ काम नहीं चलेगा। बहुत आराम आराम से रिएक्शन होती है, बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होती है, और आराम से जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है अलग से, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी फ्री हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये कहानी यहाँ तक की है पानी के साथ। इसके नीचे वाले जो हैं, यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं ये वाले, ये लोग भी रिएक्शन कर लेते हैं पानी के साथ, लेकिन इनकी रिएक्शनविटी बहुत कम होती है। तो इनको रिएक्शन करने के लिए क्या है, इनको रिएक्शन करने के लिए चाहिए आपको स्टीम देनी पड़ती है, राइट, स्टीम। तो जब आप स्टीम देते हो तो यहाँ पर एक आपको और एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि स्टीम देने के बाद में ये लोगों की थोड़ी सी प्रोडक्ट की जो मेकिंग है वो अलग हो जाती है। जब ये प्रोडक्ट, जब ये मेटल्स रिएक्शन करती है स्टीम के साथ, जो है तो वाटर ही है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो वहां पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, सिर्फ ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, या जिंक ऑक्साइड बनेगा, या फिर पीबी ऑक्साइड बनेगा। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि वाटर नहीं बन रहा है तो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस फ्री होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टीम के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या करती है, वाटर का बॉन्ड बनने देती है और वो हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से जल्दी से फ्री कर देती है। तो जो वाटर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बन ही नहीं पाता, राइट। हाइड्रोजन जो खुद है वो तो खुद के साथ क्या करेगा, इसके नीचे वाले जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्शन कर पाएंगे क्या। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन थोड़ी यूज पड़ेगी। फर्स्ट चैप्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पढ़ा था, उसके अंदर में आपने देखा था कि जो हाई रिलेटिव होता है वो लो रिलेटिव को डिस्प्लेस कर देता है। ये सारे जो मेटल की लिस्ट है उसमें आपने यहाँ तक का जो कार्यक्रम था उसमें ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो दे हैव एबिलिटी टू रिप्लेस या डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, राइट, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। बट नाउ इन द अदर कंडीशन, जब आप नीचे की तरफ आ जाते हो तो ये लोग जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है,
सिल्वर की रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है, मरकरी की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है। तो ये लोग क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की स्थिति में हो सकते हैं या कर पाएंगे? तो जब आप इनकी रिएक्शन हमारे साथ करवाओगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पाएगी कोई रिएक्शन परफॉर्म? क्योंकि दे आर लेस रिएक्टेड इन वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। तो ये लोग क्या करेंगे, उस वाटर के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की हालत में नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली हो तो यहाँ पे ये रहा है ना कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो मॉलिक्यूल बचता है वो उसको साथ में ले लेता है। जब मैं H2O के मॉलिक्यूल के अगर मैं स्ट्रक्चर पे जाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो H+ है, तो H+ को डिस्प्लेस करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए, तो ये सब लोग ज्यादा रिएक्टिव हैं तो इन्होंने H+ को डिस्प्लेस किया, इसके साथ आ गए। लेकिन जो नीचे वाले हैं वो इतनी ताकत नहीं रखते, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखते कि वो इस H+ को डिस्प्लेस कर पाए वाटर के मॉलिक्यूल में से और खुद उसकी जगह ले पाए। तो ये लोग जो है कोई रिएक्शन नहीं करते इसके साथ, वाटर के साथ। तो यहाँ पर जो है वाटर की जो कहानी है रिएक्शन की वो यही है बेसिकली कि जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जो कम रिएक्टिव होते हैं वो उसको हॉट वाटर चाहिए, और ज़्यादा कम रिएक्टिव है तो स्टीम के साथ चाहिए इस रिएक्शन करेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा कम रिएक्टिव है, वो लोग कभी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कभी कोई जहाज थे या इधर से उधर लेके जाते थे सामान, तो कभी वो डूब जाते हैं पानी के अंदर किसी भी रीजन से, तूफान में फंस के या फिर पायरेट्स ने उन पर अटैक कर दिया, लुटेरे, समुद्री लुटेरे। तो वो लोग उस जहाज को डुबा दिया काफ़ी 100 सालों के बाद में, 200 सालों के बाद में, इवन कभी कभी तो 500 सालों के बाद में भी कोई जहाज वो मिलता है। और अगर मान लो उस पर कोई सोना या चांदी से लदा कोई सामान है या कोई कॉइन्स होते हैं, कोई खजाना है, तो वो भी मिलता है। तो इवन इतने टाइम तक पानी में रहने के बाद भी वो ना तो कोरड होता है और ना ही उसके ऊपर कोई इस तरह के निशान आते हैं पानी के। इवन जो सील लगी होती है उसके ऊपर, जो छपाई होती है कि ये सिक्का किसने, कौन से राजा का है या कौन से सन का ये सिक्का है या जो कुछ होता है, वो भी उसके ऊपर एज इट इज रहता है, जो इस बात का पूरा पूरा हमको इंडिकेशन देता है कि ये चीज़ें पानी के साथ रिएक्शन नहीं करी। तो चांदी और सोने के सिक्के अगर आप बहुत टाइम तक पानी में रख भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो नॉट की कहानी तो एक लाइन में खत्म हो गई कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। और वाटर की कहानी जो थी मेटल के साथ, वो ये सब कुछ है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस के बारे में और साथ में ही मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। ओके।